अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं जमात की उर्दू किताब की 9वीं लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो लेसन हमने पढ़ी हैं आपने देखा भी होगा, उसके वीडियो भी देखे होंगे आपने। उसका नाम था गेहूं का दाना। इसको हमने कंप्लीट किया है और इस लेसन की जो एक्सरसाइज थी, उसके जो सवालात थे, उनके जवाबात भी मैंने एक वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाए। आज हमने 9वीं लेसन जिसका नाम है जाबिर बिन हया, ये पढ़ने जा रहे हैं। आप पेज नंबर 48 पे जाइए। इस वीडियो को देखने से पहले फिर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप अपनी किताब का पेज नंबर 48 जो है खोल कर सामने रख लीजिएगा, ताकि इस कहानी में जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आप बआसानी पढ़ सकोगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत इनको पढ़ने में ना हो। आज जो हमारा टॉपिक है, यानी हमारी लेसन जो है, उसका नाम है जाबिर बिन हया। जाबिर के बारे में आज हमने पढ़ना है कि जाबिर कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या काम करते थे। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास, यानी आज से कम 1200 साल पहले की बात है ये, आसपास कूफा में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम हया था। यानी आज से 1200 साल पहले की बात है कि कूफा जो है वहाँ पे एक अतार रहा करता था जिसका नाम हया था। अतार हम किसको कहते हैं? अतर भेजने वाले को। अतर भेजने वाले को अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। यानी जो एक काम करता था, अतारी का काम, यानी जाबिर का बाप जिसका नाम हया था, यानी उसका घर जो है मुश्किल से चल रहा था। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। अब हया के घर में एक बेटा पैदा हुआ और इसका नाम उन्होंने क्या रखा? जाबिर रखा। ये अलग अलग दो नाम हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाबिर के बाप का क्या नाम था, जाबिर के बाप का नाम हया था, या हया के बेटे का नाम क्या था? हया के बेटे का नाम जाबिर था। अलग अलग दो नाम हैं, जाबिर बिन हया, यानी उसका मतलब हो गया हया का बेटा। हया को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा। अब इसको और ज़्यादा फिक्र लाहक हुई कि अब किस तरीके से घर की रोज़ी रोटी जो है चलेगी, रोज़ी रोटी का मसला कैसे हल होगा। यानी ये जो रोज़ी रोटी है, घर का खाना जो है, अब इसका मसला जो है कैसे हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जुराइम में मुलविस हो गया। अब पैसों की ज़रूरत थी, घर की रोज़ी रोटी जो है चलाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। अब वो छोटे बड़े जुर्म करने लगा। जाबिर अभी निहायत ही कमसिन था। अभी ये छोटा ही था, 1-2 साल का ही था कि बाप का साया सर से उठ गया। उनके वालिद ने इंतकाल कर लिया। कहा जाता है कि जाबिर के बाप को फांसी दी गई। फांसी, चूँकि वो छोटे बड़े जुराइम में मुलविस हुआ, उसके बाद जुर्म करते वक्त एक दिन उसको पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। अब जाबिर की तालीमी तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। क्योंकि अब उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ उसके पास थी। अब तालीमी तरबियत, खाने पीने का सारा बोझ जो है उसकी माँ पर आन पड़ा। माँ ने कमसिन जाबिर को कूफा के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। अब जाबिर की माँ के जो रिश्तेदार थे, इस कूफा के गाँव से बाहर उसके रिश्तेदार थे, गाँव में रिश्तेदार थे। तो उसने क्या किया, जाबिर को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और उन्हीं के हवाले कर दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फिज़ा में गुजारने का मौका मिला। देहात हो गया गाँव। इस तरह से जाबिर के जो ये बचपन था, उसे बचपन गुजारने का मौका कहाँ पे मिला? आज़ाद गाँव की आज़ाद फिज़ा में गुजारने का मौका मिला। गाँव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई। गाँव में उस वक़्त जो है उतना ज़्यादा रिवाज नहीं था तालीम हासिल करने का, तालीम का उतना ज़्यादा रिवाज नहीं था, लेकिन जो मामूली तालीम थी उसने वहाँ पे वो हासिल
की। अलबत्ता तलाश व जस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर, लेकिन जाबिर जो है एक नहायत ही काबिल बच्चा था। तलाश वो जस्तजू कर रहा था, चीज़ों को देखता था, परखता था, तो वो मादा जो है उसमें भरा हुआ था। कुछ साल गाँव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कूफा आ गई, क्योंकि अपना बचपन जो है, बचपन के कुछ साल उसने गाँव में गुजारे हैं, उसके बाद वो कूफा वापस आ गई। इन दिनों कूफा में उम्दा तालीमी इल्मी माहौल था। कूफा में जब वो वापस आ गए तो उस ज़माने में कूफा में बहुत ही अच्छी तालीम व तरबियत होती थी। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। अब जाबिर को क्या शौक़ पैदा हुआ कि मैं मज़ीद तालीम हासिल करूं। चनाचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया। एक मदरसे में उन्होंने, एक स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। जो उस वक़्त की तालीम का जो रिवाज था तो वो हासिल की। अब जाबिर जवां था। अब वो जवां होने लगा था। उसे माँ की गुर्बत देखी ना गई, चनाचे उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई, क्योंकि उसकी माँ जो है उसने बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी थी। अब जाबिर जो है उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, लिहाजा उसको क्या बनाने की धुन सवार हुई, सोना बनाने की, गोल्ड बनाने की धुन सवार हुई। यानी वो चाहते थे कि मैं सोना बनाऊँ। और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। जो मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ थी, जो मुख्तलिफ़ दवाएँ थी, अब उन्होंने उनकी खासियतें, उनके फीचर्स, उनकी खुसूसियात जो हैं मालूम करना शुरू की। साथ ही कस्म कस्म की दहातें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। और साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म की दहातें जैसे आयरन की दहात जो होती हैं, इसी तरीके से अल्मोनियम या सोने की दहात होती हैं, चांदी वगैरह, उन दहातों को जो है अपने घर में जमा की। और उनके साथ वो मुख्तलिफ़ तरह की जड़ी बूटियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ जो हैं मिलाता था और उनको पिघलाने की कोशिश करता था, भट्टी में पिघलाने की कोशिश करता था। उसके घर में कस्म कस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दहातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। यानी अब अगर कोई भी उसके घर जाता था तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ, जिनकी उन्होंने खासियतें जो है मालूम पहले से ही की थी, उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दहातें हैं उनके घर में थी। और मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन थे, मिट्टी के, स्टील के, आयरन के, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन जो है उनके घर में मौजूद थे। वो हर वक्त कीमियागरी के नत नए तजुर्बे करता था। कीमियागर हम किसे कहते हैं? आम तौर पर यहाँ पे इसका माने भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो किताब के पीछे। कीमियागर में आपको बताऊंगा कीमिया बनाने वाला, जो कोई कीमिया, पहले ये इस्तिलाह सोना या चांदी बनाने वाले के लिए मखसूस थी। यानी जो कोई भी सोना बनाता था या चांदी बनाता था तो उसके लिए कहा जाता था ये कीमियागर है, या ये कीमियागिरी के सोना और चांदी बनाने के नए नए तजुर्बे कर रहा है। लेकिन अब उसे दवाई या इसी किस्म की दूसरी चीज़ें दरियाफ्त करने वाले के लिए भी इस्तेमाल। अब जो दवाइयाँ बनाता है उसको भी कीमियागर कहते हैं। और कीमियागरी जो है हम किसको कहेंगे? जो सोना बनाता हो, चांदी बनाता हो, दवाइयाँ बनाता हो, यानी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाता हो, यानी जिनमें तजुर्बों की ज़रूरत होती हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को परखने की ज़रूरत होती है, दवाओं की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को ज़रूरत होती है, इस वजह से उसको कीमियागरी कहा जाता है। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की, क्योंकि ये नए नए तजुर्बे कर रहा था। कीमियागरी के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईजाद की, जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इन चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि ये जब नई नई तजुर्बे कर रहा था, केमिस्ट्री में नए नए तजुर्बे जो हैं कर रहा था, तो इन तजुर्बों के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बना डाली और उसकी शोहरत जो है दूर दूर तक फैल गई कि जाबिर फलानी चीज़ जाबिर ने बनाया है, फलानी चीज़ जाबिर ने ईजाद किया है। हारून रशीद, उसका नाम आपने, एक खलीफा था, इस नाम सुना होगा आपने, जो उस वक़्त बगदाद का खलीफा था। ये कहाँ का खलीफा था? याद रखिए, बगदाद का खलीफा था, बादशाह था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। उसने जाबिर को अपने महल खाने यानी अपने इस बगदाद में आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई। जब ये बगदाद आया तो उसकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई की गई है, हौसला अफजाई की गई है, उसकी बहुत ज़्यादा कदर हुई। खलीफा ने उसे इनाम व इकराम से भी नवाजा, और इतना ही नहीं बल्कि उसे इनाम दिया गया, हारून रशीद ने उसे इनाम दिया
جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں جو کوئی بھی مطلب ایسا کام کرے جو دنیا میں پہلی بار ہوا ہوگا تو اسے ہم نوبل پرائز کے انعام سے نوازتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہارون رشید نے بھی جب دیکھا کہ جابر نے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو اس نے بھی اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے کیونکہ کل جو ہے ہم اسے آگے پڑھیں گے، اور تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔